फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और आज इसका चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपवाह स्वरूप आज 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका भी 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा सभी के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को पढ़ना था कावेरी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो बॉक्स में लिखा हुआ ये हम लोग नहीं पढ़े थे, तो चलिए देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात का क्या है, मतलब किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और यह दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है। इस जलप्रपात से बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान किया जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झील के बारे में देखते हैं। जलाशय कश्मीर स्थित डल तथा उलर झील, नैनीताल, राजस्थान का सांभर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित होंगे। ये मानव उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो सब जगह का जो जलाशय दिया हुआ है सब याद रखें। कश्मीर का डल तथा उलर झील, यह तो आपको याद होगा। उसके बाद नैनीताल, ठीक है, राजस्थान का सांभर झील, डल तथा उलर ताल, उसके बाद नैनीताल भी पता होगा। उसके बाद राजस्थान का सांभर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय का कौन सा है? कांवर पक्षी विहार, याद रखिएगा। बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर, यह सब जलाशय जो है याद रखिएगा। ठीक है, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर, बेतिया का सरैया मान, ये याद रखने के लिए दिया हुआ है। क्या आप झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होते तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते जितना आज करते हैं। प्राय जल के विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनकी प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं कि निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग झील के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन सा झील का प्रकार है। ठीक है, तो लगभग यहाँ 7 प्रकार दिख रहे हैं। पहले है धसान घाटी झील। धसान घाटी झील देखते हैं। धसान घाटी में जब जल का जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है, यानी जल का जमाव होता रहेगा तब इस प्रकार का झील बन जाएगा। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। भारत में तलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। भारत में तलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। ठीक है, तो धसान घाटी झील का जो है आप जल जमाव के कारण यह बनता है। जल जमाव के कारण इस प्रकार का झील बनता है। अफ्रीका में इस प्रकार का झील बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सा? विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, न्यासा इसके उदाहरण है। तीनों उदाहरण जरूर याद रखिएगा। और भारत में तलैया बांध द्वारा धसान घाटी झील कृत्रिम झील है। ठीक है, उसका तो गोखुर झील देखते हैं। गोखुर झील तो आप जानते ही होंगे, बहुत बार इसी चैप्टर में ऊपर दिखाया गया है आपको। फर्स्ट वाला जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको इस चैप्टर में नहीं, शायद हाँ इसी चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें देखिएगा। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है तब यह भूमि की ढाल कम हो जाती है। तो नदियों में जब अवसाद का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भूमि का ढाल जो होता है वो कम हो जाता है, तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगते हैं। अंततः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसका आकार गाय के खूर के समान होता है। इसे गोखुर या
परित्यक्त झील भी कहते हैं, गोखुर झील या परित्यक्त झील भी कहते हैं, जिसका आकार गाय के, अच्छा ये तो हो गया। उत्तर बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरायमान तथा बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण हैं। तो गोखुर झील हम आपको इसी चैप्टर में दिखा देते हैं कहाँ पर है। देखिए यह जो गोखुर झील आपको दिख रहा है यहाँ पर झील, देखिए नदी आ रही थी, अब यहाँ पर जो बीच में है वह क्या हो गया, जल का जमा हो गया, ठीक है, सॉरी गाद का जमा हो गया और वह अलग बन गया और धारा चेंज हो गई, धारा इधर से बहने लगी, पहले उधर से टर्न होके आता था, अब सीधा आने लगी, ठीक है। तो इससे गोखुर झील का निर्माण हो गया। जब नदी में गाद बहुत ज़्यादा जम जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग गोखुर झील के बारे में समझ गए। आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे गोखुर झील के बारे में ना पूछे, लेकिन यह जो है गोखुर झील का एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो यह गोखुर झील कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यह कहाँ पाया जाता है, उत्तर बिहार में पाया जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में जो है नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा गाद वाद लेके आती है, इसीलिए। बेतिया का सरैयामान और बेगूसराय का कांवर झील इसी का उदाहरण है। बेतिया का सरैयामान और बेगूसराय कांवर झील इसी का उदाहरण है। अब आते हैं क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोलीविया का टिटिकाका तथा टर्की का वॉन झील इसके उदाहरण हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार का निर्मित हुआ। तो क्रेटर झील क्या होता है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से हमें सब राख लावा ये सब आता रहता है, लेकिन जब वह ख़त्म हो जाता है, मतलब अब उसमें मतलब वह सुसुप्त हो चुका है, ठीक है, वह सो चुका है या जो भी कहें उसको। 3 प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें एक सुसुप्त होता है जिसमें से अब नहीं निकलने वाला है राख और लावा। तो उसमें क्या होता है, वर्षा का जल जमा हो जाता है और उसके बाद वह एक झील की तरह बन जाता है। बोलीविया का टिटिकाका जल और टर्की का वॉन झील इसके उदाहरण है। साथ में भारत में जो लोनार झील है इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। तो देखिए धसान घाटी झील जो है वह कहाँ पर है, यह अफ्रीका में ज़्यादा है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। गोखुर झील उत्तर बिहार में ज़्यादातर मिलता है। बेतिया का सरैयामान और बेगूसराय का कांवर झील। क्रेटर झील कहाँ पर मिलता है, यह बोलीविया का टिटिकाका और टर्की का वॉन झील। भारत का लोनार झील भी इसी प्रकार का है। अब आता है लेंगुन झील, ठीक है। स्पीट तथा रोधिकाओं द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब इस झील को लेंगुन झील कहते हैं, ठीक है। लेंगुन का उदाहरण है चिल्का झील, पुलिकट झील। तो लेंगुन झील किस प्रकार का झील होता है, ये ज़्यादातर नहीं, या तो नदी जो होता है, नदी के किनारे, नदी नहीं सॉरी समुद्र के किनारे क्या होता है कि थोड़ा गाद वाद जमा हो जाता है समुद्र के किनारे भी। तो समुद्र के किनारे जब गाद जमा हो जाता है तो बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर मतलब कि वहाँ जो पानी का जमा हो जाता है उसको लेंगुन झील कहते हैं। तो लेंगुन झील हम आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। लेंगुन झील, चलिए लेंगुन झील का फ़ोटो देख लीजिए कैसा होता है। देखिए यह जो झील है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है इस तरह का झील, ये जो है ये मुख्य भूमि है, ब्राउन जो है मुख्य भूमि है। और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि समुद्र द्वारा गाद लाके और जमा कर दिया गया। तो बीच का जो एरिया उसको वह झील बन गया है, ठीक है। वह क्या हुआ है, वह झील बीच का एरिया मतलब कि यहाँ पर भर गया है गाद से, और बीच का एरिया को वह लेंगुन झील, मतलब उसको उस तरह के झील को लेंगुन झील कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, लेंगुन झील हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद अवरोधक झील, ठीक है। अवरोधक झील किस तरह का झील होता है, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में आप सुनते ही हैं भूस्खलन होता है, यानी भूमि का सरक जाना, ठीक है। चट्टान गिरकर नदियों का जो प्रवाह होता है उसको रोक देते हैं, इस तरह झील बन जाता है, इसे अवरोधक झील कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमानी झील देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झील जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल अति सुंदर उदाहरण है। तो जितने भी ताल वाले हैं वह हिमानी झील है। भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील। अब भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील, जम्मू कश्मीर में ऊलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है।
जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर में उलर झील जो है मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास गोविंद सागर झील हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वहाँ पर गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। भूगर्भिक क्रियाओं से निर्मित झील मतलब जम्मू कश्मीर का वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाया जाता है। ठीक है, जल विद्युत पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, नदियों पर बांध लगाया जाता है और इससे वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बांध जहाँ पर लगाया गया है तो वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उसमें गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, लोकटक एवं बड़यानी जैसे कई मीठे पानी की झील, साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार के झील है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा, लोकटक और बड़यानी जैसे कई मीठे पानी की झील, साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील भी इसी प्रकार का उदाहरण है। अब देखते हैं नीचे, प्रायः यह देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में झील खारे पानी के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वाटर इवापोरेट हो जाता है, तो बाकी पानी में नमक का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह नमकीन पानी हो जाता है उसका झील होते हैं। जबकि ठंडे प्रदेशों तथा पर्वतीय प्रदेशों में झीलों में मीठे पानी होता है। यानी कि जहाँ पर सांभर झील जो है वह राजस्थान के इलाके में, शुष्क प्रदेशों में क्या होगा, मीठा जल नहीं, शुष्क प्रदेशों में क्या होगा, खारा झील होगा, और पर्वतीय या ठंडे प्रदेशों में मीठा जल होगा। ठीक है, झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक है। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल का उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, सिंचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। यह आसपास के जलवायुविक परिस्थितियों को भी सामान्य करती है। जलीय परितंत्र को सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना और मनोरंजक बनाने में झील मदद करता है। अब देखते हैं मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, मानव सभ्यता में क्या देखने वाले थे, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी सभ्यता के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हुआंगो की नदी में चीन, हुआंगो की घाटी में चीन तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण हुआ है। जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा का पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है। प्रौद्योगिकी मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बौचर द परथेस को है। ठीक है, तो यह फैक्ट अब यहाँ पर याद रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है, फ्रांस के बौचर द पथरेस को। ठीक है, परथेस को। ठीक है, बौचर द परथेस। ठीक है, यह कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, और यह प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय बौचर द परथेस को जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। कौन सा उद्भव केंद्र है, पेरिस की सीन नदी। किसने बताया है, बौचर द परथेस।
उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। तो डॉक्टर मित्रा ने क्या कहा है कि शिवालिक जो है की उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक का जो है दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित जो नदी घाटी है उसको बताया। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता के उद्भव केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। मतलब सब लोग जो है नदी घाटी के पास मानव सभ्यता का विकास होगा यह मानने के लिए तैयार है। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। आज उद्योग, कृषि कार्य तथा परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि नदी जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जल राशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का एक विषय है। ठीक है, आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का विषय। आपको इसमें से 2-4 बात ही याद रखना है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक प्रमाणों का अध्ययन जो है अध्ययन के पश्चात प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति का खोज का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? बॉचर द परथेस को। ठीक है, उसने क्या बताया है? उसने बताया है कि पेरिस का जो सीन नदी है वही सभ्यताओं का उद्भव केंद्र है। उसके बाद डॉक्टर मित्रा जो है वह कहते हैं कि शिवालिक का जो दक्षिणी हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है कि मानव उत्पत्ति का यह केंद्र है। ठीक है, तो विवाद है लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि किसने क्या कहा है। क्या आप जानते हैं पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 में हुआ था। यह 7 किलोमीटर सड़क पुल है और इसका निर्माण जो है 1984 में हुआ था। ठीक है, तो पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? पटना स्थित गांधी सेतु। आप लोग बहुत गए भी होंगे पटना के गांधी सेतु में, मतलब वहाँ पर हम तो बहुत बारी गए हैं। ठीक है, 7 किलोमीटर सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब प्रदूषण के बारे में देखते हैं। बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया है। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय वह धरातल पर के सभी कचरे, अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे, अन्य ठोस कचरे को आत्मसात कर लेती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि कार्य में उपयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुकरणीय जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। चित्र संख्या 3.4 में मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न आपदा को दिखाया गया। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। इन ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों में संकट बढ़ गया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। बॉक्स में देखते हैं क्या क्या लिखा है। बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। तो बड़े आकार का अगर झील है तो उसको सागर भी कहेंगे, समुद्र नहीं कहेंगे, सागर कहेंगे। ठीक है, इसमें समुद्र लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ष 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जनधन की क्षति हुई है। तो देखिए कोसी नदी का बाढ़ जो है, मतलब कि वर्ष 1987, 2004, 2007 और 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को, याद रखिएगा कब कब बाढ़ आया है, 1987 में, 2004 में, 7 में और 8 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रदूषण से बचने का भी तरीका बताया गया। संरक्षण,
नदी प्रदूषण से पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य है। चलिए, वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। देखिए, इसमें हम आराम से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब बात आप जानते हैं। इसमें अगर कुछ फैक्ट्स होगा तो उसको हम बार बार बोल के और आपको नोटिस करवा देंगे कि ये फैक्ट आपको याद रखना है और आप इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सब समझने वाला है, तो हम बस पढ़ते जा रहे हैं, आप बस सुनते चलिए, ज़्यादा इसमें ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। शुद्ध वायु के साथ साथ हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियाँ भी प्रदान करती है। ये बात क्या आपको पता नहीं है? पता है, लेकिन बुक में दिया है और हम लोग हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो यह भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इनकी जड़ें मृदा को संगठित करती है और जो नदियों और वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देती है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पति वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायिनी गैस लौटा देते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अतः पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र का कुल भूभाग का 33% भाग जो है वनाच्छादित होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत? यानी पूरे भूभाग का 33% भाग जो है वन से ही ढका हुआ होना चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत का मात्र 19.25% भूभाग वनाच्छादित है। यह थोड़ा सा बढ़ गया है, 22-23% हो गया है, तो इसका डेटा याद मत रखिएगा, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो 22% के आसपास है, 22-23%, तो 33% तो है नहीं, तो 33% होना जरूरी है। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ा है तथा उनका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देखते हैं। नदियों में 90% जल का नदियों में 90% जल का संधारण मानसूनी वर्षा एवं हिमालयी क्षेत्र से हिम के पिघलने के कारण होता है, किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा करती है। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रारंभ किया था। तो यह याद रखिएगा कि गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ हुआ है? 1985 में, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। 1985 में शुरू हुआ, 15 साल के बाद इसको बंद भी कर दिया गया 2000 में, 31 मार्च 2000 में। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए थे। तो यह जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है कुछ सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनागत लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों तथा 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया था। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों को प्रदूषण कम करने का प्रयास 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 69 योजनाएं पूरी कर ली गई है। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो योजना है इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले गंगा कार्य परियोजना जो है 1985 में प्रारंभ किया गया, 2000 में इसको बंद भी कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव पारित किए थे। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनागत लागू किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है उसने कुछ सुझाव पारित किए थे जो कि सब लोगों ने लागू भी किया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि 16 जिलों में 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया था। तो कितना जिला, कितना नगर, कितना नदी, सब याद रखिएगा। 16 राज्य में और 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया था। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृत किया गया और
इसमें 69 योजनाएं पूरी कर ली गई। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके आगे जो है देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य भी सम्मिलित किए गए। प्रारंभ में 2 झील पवई महाराष्ट्र, ऊटी तमिलनाडु को शामिल किया गया। इसमें 2 झील को पहले शामिल किया गया था, पवई महाराष्ट्र और ऊटी तमिलनाडु को शामिल किया गया। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रसायनों, कीटनाशक, पीड़कनाशी, कवकनाशी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ बाढ़ जल में घुलकर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र निर्माण, और 2 पेज और है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें, चलिए देख ही लेते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं, नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी है। जल के वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है। वहीं पड़ोसी राज्य आवश्यक जलपूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना करे और राज्य को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों का विवाद का हल किया जा सकेगा, बल्कि बाढ़ और सुखाड़ पर काबू भी पाया जा सकेगा। अंतर्राज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। चलिए, मानव जीवन पर अपोहा तंत्र का प्रभाव। जैसे कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अपोहा क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियाँ आदि काल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। नदियाँ विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्मस्थली के साथ साथ मानव सभ्यता का पालना भी है। नदियों के जलप्रपात, जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षक केंद्र भी हैं। प्राचीन काल से सड़क, वायुमार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन एवं सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। आज यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से नदियाँ आज उपयोगी है। देखिए, इन सब में कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बस समझते चलिए, हम पढ़ रहे हैं। नदियों के प्रवाह की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा, कृषि भूमि आज 40% जो भूभाग है वह जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो नदी, घाटी, डेल्टा, तटीय प्रदेशों में फैले हुए। गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ की प्रचुरता है। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियाँ प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई रहती है। आगे देखते हैं। वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ है। इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए हैं और कुछ आज भी निर्माणाधीन हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर बांध लगाए गए हैं, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झीलों का विकास हुआ। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायान के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों का विकास करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिलता है। भाखड़ा नांगल जो सतलुज नदी की परियोजना है, याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल जो है वह सतलुज नदी की एक परियोजना है। 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है।
भाखड़ा नांगल सतलुज नदी की परियोजना है, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। टिहरी परियोजना का विकास भगीरथी नदी पर हुआ है जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर और टिहरी परियोजना भगीरथी नदी पर, ठीक है। बिहार में अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित है। सोन परियोजना को छोड़ सभी नदी घाटी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह जरूर याद रखिएगा, ये एकदम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पंडित नेहरू को क्या कहा गया था? पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, ठीक है। भगीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो भगीरथी नदी पर जो टिहरी परियोजना है वह विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यह भी याद रखिएगा। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल का स्रोत है। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्वविख्यात है। तो दामोदर घाटी क्या है? कोयला निक्षेपों के लिए विश्व में विख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, सोना, क्वार्ट्जाइट आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है जो मानव बसाव को प्रेरित करती है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थितियों को दर्शाती। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट के नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, ठीक है। नदी एवं झील के जल का प्रदूषण होना अंततः मानव सभ्यता के विनाश का वातावरण बनता है, ठीक है। ये बॉक्स यहाँ पढ़ लेते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही और यमुना प्रमुख है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? साबरमती, माही और यमुना, ठीक है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग इस पार्ट में देखे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग झील के बारे में देखें। तो झील में कौन कौन सा झील है? कश्मीर, पहले यहाँ पर हम लोग देखे थे शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है और यह मैसूर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है, ठीक है। कश्मीर में है डल झील, उलर झील, नैनीताल। राजस्थान में सावर झील और बेगूसराय में कांवर झील। राजस्थान में सांभर झील है, ठीक है, सावर नहीं सांभर झील। बेगूसराय में कांवर झील, कांवर पक्षी विहार है, ठीक है। बेतिया में सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। दरभंगा का लक्ष्मी सागर, बेतिया का सरैया मान, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, ठीक है। चलिए, धसान घाटी झील जो है यह जब किसी घाटी में मतलब धसान घाटी में जब जल का जमा हो जाता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है और यह इस तरह का झील जो है ज़्यादातर अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में विक्टोरिया, रोडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण है। और तेलैया बांध जो है भारत का तेलैया बांध, यहाँ पर भी धसान घाटी झील जो है बन गया है, ठीक है। गोखुर झील में उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा गोखुर झील मिलता है। बेतिया का सरैया मान और बेगूसराय का कांवर झील इसी प्रकार का झील है, ठीक है। क्रेटर झील जो है कौन कौन सा है? बोलीविया का टिटिकाका, टर्की का वॉन झील और भारत में लोनार झील जो है इसी प्रकार का झील है, क्रेटर झील, ठीक है। लेंगुन झील अगर हम देखें तो लेंगुन भारत का चिल्का झील और पुलिकट झील जो है लेंगुन झील है। अवरोधक झील, इसमें कोई उदाहरण नहीं है। हिमानी झील में भी नैनीताल, भीमताल, सातताल ये सब झील जो है हिमानी झील है। भूगर्भिक क्रियाओं से निर्मित झील, भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील बन गया है, ठीक है। और उसके बाद लोकटक या बाडयानी झील मीठे पानी की झील है। साथ ही राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील भी इसी प्रकार का झील है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर झील इसमें निर्माण हो गया है और लोकटक और बडयानी मीठे पानी की झील है, जबकि राजस्थान में सांभर झील भी इसी प्रकार का झील है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें इसमें देखे थे। सबसे पहले
हाँ, इसमें हम लोग देखे थे कि प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति का खोज जो है इसका श्रेय फ्रांस के बॉचर द परथेस को दिया जाता है। और इन्होंने क्या बताया था कि पेरिस का जो सीन नदी है यहीं पर सभ्यता का उद्भव केंद्र है। जबकि डॉक्टर मित्रा ने बताया कि शिवालिक का जो दक्षिण हिमानी के पिघलने से जो निर्मित नदी घाटी है वही मानव उत्पत्ति का केंद्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और नहीं था। चलिए, यहाँ पर पटना स्थित गांधी सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, 7 किलोमीटर का, और यह 1984 में बना है। ठीक है, उसके बाद और इसमें हाँ, यहाँ पर बॉक्स में देखिए, बड़े आकार का झील को समुद्र भी कहते हैं, कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सब। बिहार में कब कब बाढ़ आया है यह देख लीजिए, 1987 में, 2004 में, 7 में और 8 में। ठीक है, कोसी नदी के कारण ही आया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे थे कि गंगा कार्य परियोजना जो है 1985 में बनाया गया था, 2000 में इसको बंद कर दिया गया था। फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण ने कुछ सुझाव दिए थे। इसके अंतर्गत जितने भी प्रदूषित नदी है उसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। इसमें 16 राज्य के 27 नदियों के किनारे जो 152 नगर शामिल हैं उनको 150 नगरों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके तहत इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और 215 योजनाएं हैं जिसमें से 69 योजनाएं पूरी कर ली गई है। हो सकता है अभी तक और भी ज़्यादा परियोजना को पूरा कर दिया गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत 2 झील को भी रखा गया था। कौन कौन सा झील था? महाराष्ट्र का पवई झील और ऊटी तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या था, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें देख लीजिए, जल में घुलकर रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। तो यह कोई खास बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक है भगीरथी, हम लोग यहाँ पर कुछ देखे थे। हाँ, ठीक है, ये भाखड़ा नंगल सतलुज नदी की एक परियोजना है। उसका टिहरी परियोजना जो है भगीरथी नदी पर बनी हुई है। उसके बाद पंडित नेहरू ने कहा था कि ये जो नदी घाटी परियोजना है यह आधुनिक भारत का मंदिर है। भगीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और विश्व की 5वीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे प्रदूषित नदी की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही, यमुना प्रमुख है। ठीक है, साबरमती, माही और यमुना। चलिए, यहाँ पर हम लोग कुछ MCQ प्रश्न दिया हुआ है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है दरभंगा में, बिहार में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? तो सांभर झील जो है लवणीय है। उसके बाद गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह पटना में है। पटना में बहुत लोग गांधी सेतु पार भी किए होंगे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह है तापी नदी। ठीक है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यह गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी। ठीक है, उसके बाद सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से, चलिए हम ख्याल से नहीं बताएंगे आपको, मतलब ये आप अपने से ढूंढिएगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। जब वह तिब्बत में रहता है तो उसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? गर्म जल का तो ककोलत तो ठंडा जल का है। ठीक है, गरसोप्पा, ब्रह्मकुंड, शिव समुद्र में। चलिए, ये भी आप क्वेश्चन देखिएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। ठीक है, तो यह 2 क्वेश्चन आपके लिए हम बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था और दूसरा गर्म जल का प्रपात इनमें से कौन सा है? ककोलत हम जानते हैं ठंडा जल का है, जैसे कि हम लोग पहले इसमें पढ़े थे, एक राजगीर में था। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। चलिए, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए ठीक है। जो हाँ, देखिए, राजगीर जो है गर्म पानी का झरना और ककोलत ठंडा पानी का। तो आपको ढूंढना है उसमें से कौन सा है जो कि गर्म जल का होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।